शहर के एक छोटे से लेकिन सुखद परिवार में आर्यन अपनी माँ सुनीता के साथ रहता था। पिता मनोहर जी के निधन के बाद सुनीता ने अपने इकलौते बेटे को पालने पोसने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। उनकी दुनिया आर्यन के इर्द गिर्द ही घूमती थी। सुबह का समय था। सुनीता रोज की तरह अपने बेटे को जगाने आई। बेटा, अभी तक सो रहा है? ऑफिस नहीं जाना? आर्यन ने करवट बदली और बोला, माँ, बस 5 मिनट और। बेटा, 9 बजने वाले हैं, चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा। आर्यन अन्य मन से उठा और तैयार होकर ऑफिस चला गया। इधर सुनीता जी अपने रोजमर्रा के कामों में लग गईं, पर आज उनका मन कहीं और था। वह अपनी सहेली विभा को फोन मिलाती हैं। विभा, कैसी है? हाँ सुनीता, मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बता, मैंने तुझे कहा था आर्यन के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए, तूने कुछ किया या नहीं? विभा, हाँ, मैंने बात की थी। मेरी दूर की रिश्तेदारी में एक लड़की है, बहुत ही गुणवान है। तुझे और आर्यन को जरूर पसंद आएगी। सुनीता, तो जल्दी से बात चलाना, और हाँ, अगर उसकी फोटो तेरे पास हो तो मुझे भेज दे। विभा, जरा सब्र रख, मैं 1-2 दिन में भेजती हूँ। 2 दिन बाद विभा लड़की वालों से बात करके बताती है। आर्यन और नैना आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। सभी को रिश्ता पसंद आ जाता है। कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। सुनीता जी बहुत खुश थी कि उनके घर में अब बहू आ गई है। एक दिन सुनीता किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ नैना आती है। बहू, कुछ चाहिए तुम्हें? नैना, नहीं मम्मी जी, मेरे होते हुए आप काम करें, ये ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप आराम करें और सारा काम मैं करूँ। सुनीता, बहू, तुम अभी अभी तो आई हो, थोड़े दिन आराम करो, बाद में तुम्हें ही तो ये सब संभालना है। नैना, नहीं मम्मी जी, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मैं आपकी मदद करती हूँ, धीरे धीरे सब काम सीख जाऊंगी। सुनीता के पास अब कोई काम नहीं बचा था। वे केवल बाजार से सब्जी या अन्य घर का सामान लाती थी। धीरे धीरे नैना पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। सुनीता खुश थी कि उसे इतनी अच्छी बहू मिली, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। एक दिन सुनीता सब्जी लेकर लौटीं, तभी उन्होंने नैना को अपनी सहेलियों से कहते सुना, रुचि, तू तो बहुत खुशनसीब है जो तेरी सास गांव में रहती है। तू यहाँ मौज मारती है। एक मैं हूँ जो सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरी सास मौज में रहती है। रुचि, ये सब तो तूने ही अपने हाथ में लिया है। नैना, अरे वो तो एक चाल थी आर्यन को वश में करने के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तो हमेशा माँ के पल्लू से बंधा रहता। अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब आर्यन पूरी सैलरी मेरे हाथों में देगा। सुनीता ये सब सुनकर सन्न रह जाती है। जिस बहू को उन्होंने बेटी समझा, वो इतनी चालाक निकली। सुनीता के आते ही सब सहेलियां चुप हो गई। नैना, अरे मम्मी जी, आप आ गई? मैं अभी अपनी सहेलियों से आप ही की तारीफ कर रही थी। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता चुपचाप किचन में चली जाती है। रुचि, नैना, लगता है तेरी सास ने सब कुछ सुन लिया। नैना, अच्छा ही है, उनका भ्रम जितनी जल्दी टूट जाए। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि बेटे की शादी के बाद उनकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। सुनीता किचन में सारी बातें सुन रही थी। उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वे सीधे अपने कमरे में गई और अपने पति मनोहर जी की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। सुनीता, आप ठीक कहते थे कि बच्चों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपने कितना कहा कि घर गृहस्थी छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे की परवरिश में सब भूल गई। अब क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? बहू तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। सुनीता पलंग पर लेटी यही सोच सोचकर रो रही थी। अगले दिन आर्यन के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने नैना से बात की। सुनीता, बहू, मैंने कल तुम्हारी सारी बातें सुन ली। ये सब तुम्हारा ही है, इसमें चालबाजी करने की क्या जरूरत थी? आज से आर्यन सैलरी भी तुम्हें ही देगा। मैं बस घर में शांति चाहती हूँ।
नैना, मम्मी जी, आप इतनी समझदार हैं, फिर भी समझ नहीं पाती? मुझे अकेले रहना है। आपकी मौजूदगी मेरे लिए परेशानी बन गई है। मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मौज मस्ती करना चाहती हूँ। लेकिन आर्यन आपके बिना नहीं रहेगा। सुनीता को धक्का लगा। वे अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गईं। सुनीता, बहू, तुम आखिर चाहती क्या हो? नैना, मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि आप आर्यन को बिना बताए किसी वृद्धा आश्रम में चली जाएं। आर्यन को मैं कोई न कोई बहाना बनाकर समझा दूंगी। आप चाहें तो हमारी खुशियाँ हमें दे सकती है, लेकिन बेटी, मैंने तो कभी तुझसे लड़ाई तक नहीं की। मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती। आप कल ही चली जाइएगा। जो कुछ आपको ले जाना हो ले जा सकती है, लेकिन अगर आपने अमित को इस बारे में कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। सुनीता जैसे जड़वत हो गई थी। जिस घर को उन्होंने और उनके पति ने बड़े प्यार से सजाया था, वो एक पल में पराया हो गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गईं। आज उनका मन कर रहा था कोई चमत्कार हो जाए और उनके प्राण इसी घर में निकल जाएं। रात को आर्यन के सो जाने के बाद नैना सुनीता के कमरे में आती है। नैना, मां जी, आपने अपना सामान पैक कर लिया? सुनीता, बहू, मुझे घर से मत निकाल, मैं यहीं एक कोने में पड़ी रहूंगी। नैना, आपको एक बात समझ नहीं आती, आपके रहते अमित कभी भी पूरी तरह से मेरा नहीं हो सकता। सुनीता को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए घर छोड़ने का फैसला कर लिया। अगले दिन आर्यन के जाने के बाद नैना सुनीता के लिए कैब बुक कराकर उन्हें वृद्धा आश्रम भेज देती है। शाम को जब आर्यन आता है, नैना, आर्यन, आज मैंने तुमसे पूछे बिना मम्मी जी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। आर्यन, नैना, मुझे फोन तो कर सकती थी। पता नहीं मम्मी के पास पैसे हैं भी या नहीं। नैना, मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं और सारा इंतजाम टूर वाले कर रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन नैना रोते हुए आर्यन के पास आती है। नैना, अमित, बहुत बुरी खबर है। तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया, उसमें कोई नहीं बचा। ये सुनकर आर्यन रोने लगता है। आर्यन, मुझे टूर वालों का नंबर दो, मैं वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ। नैना, आर्यन, मैंने सब पता कर लिया। बस हजारों फुट गहरी खाई में गिर गई, किसी का कुछ पता नहीं लगा। आर्यन का दिल टूट जाता है। वो कई दिन तक माँ को याद करके रोता रहता है। कुछ दिन बाद नैना उसे समझाती है। नैना, आर्यन जो होना था हो गया। शायद किस्मत को यही मंजूर था। कुछ दिन में सब सामान्य हो जाता है। एक दिन आर्यन कहीं जा रहा था, तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखकर उसे माँ की याद आ जाती है। हर छुट्टी के दिन माँ उसे इस मंदिर में भगवान का आशीर्वाद दिलाने लाती थी। ये सोचकर वह मंदिर में चला जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो देखता है मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भिखारी बैठे थे। अमित उन्हें पैसे देने लगता है। तभी वह देखता है एक मैले कुचैले कपड़े में उसकी माँ बैठी भीख मांग रही थी। आर्यन, मम्मी, तुम यहाँ कैसे? तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई थी। बेटा, नैना ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा और वृद्धा आश्रम भिजवा दिया। वो अकेले रहना चाहती थी। वृद्धा आश्रम में उन्हीं लोगों को रखते हैं जिनके घर वाले खर्चा देते हैं। नैना ने 1 महीने तो पैसे भिजवाए, उसके बाद पैसे भेजने बंद कर दिए। वृद्धा आश्रम वालों ने मुझे निकाल दिया। तब से यही रहती हूँ। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेती हूँ। तू कैसा है? आर्यन की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वो माँ को लेकर सीधा घर आ जाता है। सुनीता को देखते ही नैना घबरा जाती है। आर्यन, नैना, तुमने मेरी माँ को मरा बताकर झूठ बोला। अब तुम इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। नैना, ये तो खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहती थी। आर्यन, चुप रहो, कितना झूठ बोलोगी। चलो निकलो यहाँ से। सुनीता, बेटा, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, इसे घर से मत निकाल। मेरा क्या है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। तुम दोनों सुख से रहो। नैना, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। सुनीता, बेटा,
इसे माफ कर दो और खबरदार जो बहू को कभी घर से निकालने को कहा। नैना सुनीता के पैरों में गिर जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है। सुनीता ने नैना को गले लगा लिया। लेकिन क्या कभी सुनीता नैना को दिल से माफ कर पाएगी? क्या आर्यन नैना को दिल से एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या अपनी आजादी के लिए अपने बड़े बूदों को कष्ट देना सही है? आपको क्या लगता है, नैना ने जो किया वो सही था या गलत? कमेंट में जरूर बताना। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर रिश्ते में प्यार और माफी की ताकत होती है। सुनीता जी ने अपने बेटे और बहू को टूटने से बचा लिया और नैना को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं वही हमें ठेस पहुंचाते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे ऐसी ही और वीडियो देखने को मिलती रहे। जल्द मिलूंगी अगली कहानी लेकर। नमस्कार।